दलित विमर्श की चुनौतियां और संभावनाएं, इस मसले के आसपास बात करें। अभी तक आपने जो बात की है, अभी दलितों की क्या स्थिति है हमारे समाज में, उसकी एक व्यापक झलक आपके पास आ गई। ये नहीं है कि संपूर्ण तस्वीर है। संपूर्ण तस्वीर हमारी बहुत सारी और जटिलताओं के साथ है। हम सीमित समय में जो बात कर रहे हैं, अभी भी एक सीमित समय में इसको और खोलने की कोशिश करें। तो जो स्थिति है, मेरा सवाल आप सबसे है, आपको बताना है कि क्यों। सीधा सवाल कि ये स्थिति क्यों है, आप बताएंगे, मैं नोट करूंगा, फिर आगे बात को बढ़ाएंगे। संसाधनों का असमान बंटवारा। संसाधनों का असमान बंटवारा किसके बीच में? आपस में सभी वर्गों के बीच में। एक बात यह है, संसाधनों का असमान बंटवारा, व्यवस्था ठीक असमान, मुख्य है अनपढ़ता जी। एक पीछे व्यवस्था बोले व्यवस्था के ना पानी अनपढ़ता है ना, अनपढ़ता बोल रहे हैं। एक शब्द और ऐड करना, ब्राह्मणवाद। इससे कहीं उभर जाएंगे। हाँ, ये बात उन्हीं को उभारो, किसी को दबाने की छुपाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। जो मतलब किसी भी दबाव में, किसी भी तरह का दबाव हमारे मन पे किसी तरह का, ये बोलूं कि ना बोलूं, उसी को बोलो आप। मानसिकता किसकी? पुरानी मानसिकता है। अब तो पुरानी पे चले गए आप। मानसिकता तो आज भी है, वर्तमान में भी दलितों के प्रति मानसिकता। समाज का उदाहरण तो सब बैटिंग सा है। कुछ और बोलो, खोलो इसको थोड़ा। बताओ थोड़ा सा बोलो। सामाजिक उदाहरण में भेदभाव भेदभाव की अवधारणा ये कह रहे हैं ना। अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह कैसे कर नहीं रहे ना। हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? आप किधर हो नहीं रहे ना। हो रहे हैं। हाँ, जमीन का बंटवारा। त्रिसत्तात्मक हाँ, जी 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 जी। एक छोटा सा वाक्य है, वो है तो अंग्रेजी में, हाँ। और वो मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी में कैसे बताऊँ। अंग्रेजी में बता दो, हाँ, तो वो नहीं हमें समझ में आ जाएगा। साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑनेस्ट पीपल एंश्योर्स द सक्सेस ऑफ, जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब ईमानदार आदमियों की चुप्पी, खामोशी, उनकी कामयाबी के ये जिम्मेदार है। मैंने भी शब्द नहीं बोला। हैं? किसका संगठित ना हो? शोषित लोग क्योंकि संगठित ना होना अपने आप में से कुछ भी नहीं पता लगता। शोषित वर्ग का शोषित शासक इस लेवल पे संगठित है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अहम का भाव होना। ज्ञान विज्ञान की बातों को पब्लिक में ग्राउंड में ना लेके जाना। कमी तो है दी है।
ग्राम स्तर पर वृक्षारोपण करें। बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। दलितों द्वारा कठोरता से हक की मांग नहीं करना। फिर से बोलो। दलितों द्वारा कठोरता से अपने हक की मांग नहीं करना। ये इस बात का एक दूसरा रूप है ना। अपनी मांग, अपनी जिंदगी की जरूरतों की मांग, अपने जीवन को बेहतर बनाने की मांग को आप पूरी कड़ाई से नहीं कर, वो ये कहते हैं। सब लोगों का दलितों को देखने का नजरिया। एक तो बात यही है कि ये तय कैसे हुआ कि कोई स्वर्ण है और कोई नीच है। स्वर्ण और नीच की वजह से स्वर्ण और अवर्ण है। हाँ, टेक्निकल इसको ठीक से अगर बात करें तो कोई और साथी जिसके मन में है कि हाँ मैं भी ये बात जरूर करनी है। लिंग भेदभाव भी एक बड़ी चुनौती है। रूढ़िवाद। दूसरा, जो पुरानी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, और जिनको थोपा जा रहा है शासक वर्गों के द्वारा धार्मिक पाखंडवाद या दूसरे तरीकों से, वो भी हावी हैं। एक बात और दिमाग में आ गई। जी जी। एक तो जो प्रॉब्लम है ना वो ठीक ढंग से उनकी एनालिसिस हुई नहीं है अभी दुनिया के अंदर, चीज़ों की व्याख्याएं अभी पूरी तरह से हो नहीं पाई। हाँ, अभी ये मतलब अधूरा है हमारा विश्लेषण और चीज़ों की समझ। ठीक है। एक शब्द शक्ति जो कवि ले आए थे, ठीक है, देखते हैं इन सब बातों में से कितनी बातें लगता है कि दलित विमर्श को समझने के लिए, उसकी चुनौतियों को समझने के लिए, उसकी संभावनाओं को देखने के लिए, है ना। तो मैं छोटी मोटी ऐसी कोशिश करूँगा कि जिससे टूल की तरह से अगर आपको कुछ खुद देख पाएंगे, खुद बदलो। एक दो और सवाल कर लेता हूँ इससे बिल्कुल अलग तरह से। आज रामायण एक कहानी शंभुक वध के बारे में बात होती है। शंभुक वध रामायण में आया, इसका क्या मतलब है? ये किस्सा इस कथा में आया, इसका क्या मतलब है? कोई बता सकता है? नरेश जी एक बार, ये किस्सा मुझे नहीं पता, ये किस्सा मुझे एक बार बताएं। अच्छा, फिर किसी और से पूछ लेते हैं जिसको बाद में बताएं। रामायण काल में भी जातीय भेदभाव था। रामायण काल में भी जातीय भेदभाव था। एक बात और कोई साथी? दलित तबकों को शिक्षा देने का अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार नहीं था, जातीय भेदभाव था। और कोई बात? दलितों को नहीं, किसी भी क्षुद्र को नहीं। दलितों को नहीं, किसी भी क्षुद्र को नहीं था। ये समझ भी हाँ, शूद्रों को नहीं। हाँ, क्षुद्रों को नहीं था, किसी भी क्षुद्र। शूद्रों में और बहुत कुछ समझ भी है। दलित की अवधारणा के बारे में पहले कुछ बात हुई है, अभी उस पर नहीं। शूद्र में तो बहुत कुछ हो। अभी शूद्र केवल सेवा करने के लिए बने हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है। वो एक ही तरह से बात आ रही है। ओके, अभी दूसरी और कहानी एक और, वो महाभारत की कहानी है, एकलव्य की कहानी। एकलव्य से उसका अंगूठा लिया द्रोणाचार्य ने। तो इस कहानी का क्या मतलब है? ये कहानी आज के समय में हमको क्या कह रही है? अगर टाइगर पता है? कहानी तो मुझे पता है, और एक्चुअली में जो बात आई थी कि द्रोणाचार्य कौन थे? आगे आ जाओ अंदर। सॉरी, आवाज मुझे एक बात समझाना।
कानून तो ये बोलते हैं कि रामायण एक काव्यांश था, ये कोई सच्चाई नहीं थी। ऐसे ही बोलते हैं जो महाभारत थी वो भी मतलब एक काव्यांश था, एक कथा, मतलब लिखी हुई मनगढ़ंत कहानी ला लो या कुछ भी कह सकते हैं कि एक काव्य था। इसको तो मतलब वैसे ही इसका रूपीकरण कर दिया गया, मतलब ये सच्चाई नहीं थी, ये काव्य साहित्य, तो ऐसा साहित्य था और इसमें मतलब कोई सच्चाई नहीं है। इसको तो बढ़ा चढ़ा के मतलब लोगों पे थोपा गया या उनका, ताकि समाज को व्यवस्थित किया जाए, उनको पिछली बातें बता के भी ये राम था, भगवान था, ये था, वो था, जो भी है तो वैसे कहते कि ये सारा मिथ्या था। बहुत सारे तर्क आते हैं उसमें, मिथ्या भी मिलता है। मिथ्या की हिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, हमारे साहित्य का पार्ट है। हमारे जनजीवन में ये कथाएं व्याप्त हैं और इनके तरह तरह से रेफरेंस हमारे बीच में रहते हैं। हमारी वर्कशॉप में जो साथी उपस्थित हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि एकलव्य की कहानी क्या कह रही है। एकलव्य धनुर्विद्या में द्रोणाचार्य की तस्वीर लगा के इतना ज़्यादा प्रशिक्षित हो गया था कि वो अर्जुन से ज़्यादा तेज था। अगर वो, क्योंकि कौरवों की तरफ था, अगर वो कौरवों की तरफ रहता तो अर्जुन को हरा सकता था, इसलिए द्रोणाचार्य ने उससे दक्षिणा में अपना उठा लिया। यही खुदा है। जो सवाल पूछने का आपका उचित तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, एक सुन लीजिए। संबुक और एकलव्य, इसमें कालांतर का फर्क करके मुझे लग रहा है कि एक ही कोशिश की गई है कि थ्रेट देने की कोशिश की गई है कि आप शिक्षा प्राप्त करोगे तो आपका ये हाल होगा। चाहे संबुक की हत्या हो, चाहे द्रोणाचार्य उसका वो भी एक कहानी के माध्यम से इशारा देने की कोशिश है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आप शिक्षा के अधिकारी नहीं है और आप कोशिश करोगे तो यही असर होगा जो बाकी होगा। वो की बात ये लेते हुए मैं अब अपनी बात को, आपकी बात आ गई है, कुछ बातें फिर मैं अपनी ओर से रखना चाहता हूँ जिससे कि फिर आपके जहन में कुछ और बातें पेश हो, देखने का हमारे अतीत से लेके आज तक की चीज़ों को देखने में कुछ एडिशन हो सके, ये छोटी सी मेरी कोशिश है। और हम जैसे कि दिन में बात भी हुई थी, बताया भी था, हमने 2003 में तो दलित नवजागरण एक तरह से उत्सव आयोजित किया था और बहुत तरह तरह का काम किया गया था। अपने ही समाज को, इसी हरियाणा के समाज को कई तरह से देखने की, जांचने की, परखने की, छुपी हुई कहानियों को नए सिरे से बाहर लाने की, हमारी जो चेतना में ऊपरी स्तर पे जो चीज़ें रहती हैं, सूचना में जो ऊपरी स्तर पे चीज़ें रहती हैं, बोलचाल में जो ऊपरी स्तर पे चीज़ें रहती हैं, नीचे क्या है, उसके नीचे की कहानियाँ, कथाएं, आम जनजीवन क्या है, उसको भी अपनी तरह से जानने की कोशिश। तो साथियों, हम एक तरह से जिस आज के इस दौर में, ये वो दौर है जिस समय पे आज़ादी के आंदोलन में जो मूल्य हमने विकसित किए, जिसके आधार पे हम अपने देश को एक मॉडर्न, आधुनिक, प्रगतिशील देश बनाना चाहते थे और जिन मूल्य व्यवस्थाओं से लड़के उसको बना रहे थे और जिनसे लड़ रहे थे, आज वो पलट के हमारे सामने पूरी तरह से। अंबेडकर और दूसरे कई तरह के समाज, अंबेडकर का रेफरेंस इसलिए आपके बीच में रहेगा कि उसकी जानकारी, नारायण गुरु की या पेरियार की या किसी और की बात करेंगे हम तो हमारे बीच में रेफरेंस कमजोर है। फिर किसी तरह से जब हम समाज सुधारकों के ही बारे में बात करेंगे कि हरियाणा या देश भर में समाज सुधार किस किस तरह से कैसे कैसे हुए, उनकी क्या चैलेंजेस थी, उन पे बात करेंगे तो और तरह की जानकारियां मिलेंगी। हिंदुस्तान गजब का देश है, गजब का।
यहाँ जिन वैल्यूज के लिए आज स्ट्रगल हो रहा है उनका भी बहुत पुराना अतीत है, और जो आज कायम हो रहे हैं उनका भी बहुत पुराना अतीत है। दोनों का बड़ी पुरानी लड़ाई। तो जो साथी कह रहे थे हमने 25 साल में हासिल क्या किया, हमने तो हजारों साल में ये हासिल किया है कि हम बात कर सकते हैं। ये 25 साल की लड़ाई नहीं है, बहुत पुराना। लेकिन हमारे आज के समय में इतना सब कुछ हासिल करने के बाद में भी आज के समय का नवजागरण क्या कहता है, आज के समय का दलित विमर्श क्या कहता है। 2-3 बातें उसके बारे में कहना चाहिए। एक इंसान के रूप में सब बराबर नहीं, सबको जो कुछ बुनियादी तो चीजें बनाओ अपने, जो सबको मिले एक इंसान होने के नाते। आज के दिन ये जो आजादी के दौरान जो कुछ ये चीज बनी थी ये धूमिल हो गई है। आपने जो चीजों का उल्लेख किया, संसाधनों का बंटवारा या और बहुत ऐसी जो नहीं, तो एक इंसान होने की जो बुनियादी जरूरत है आज के समय में, कम से कम उसको आप एक इज्जत का जीवन दोगे। इज्जत का जीवन की कल्पना फिर लोगों की अलग अलग होती है। अब ऐसे लोग आ गए, अब का मतलब बिल्कुल आज की बात नहीं हो रही दोस्तों, आज के समय जो वो मौजूद है, मैं उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं। ऐसे साथी आ गए हैं, ऐसे लोग आ गए हैं, ऐसी धाराएं पैदा हो रही हैं जो आजादी के आंदोलन में जो प्रोग्रेसिव चीज लगती थी उन्हीं को आज वो पलट रहे हैं, रिग्रेसिव बना। अभी हम भी उस पर थोड़ी सी बात कर रहे थे, उसका उल्लेख मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को लेकर बहुत सारे दलितों के बीच में एक भयानक आलोचना उनका ये उनको इतना कमजोर करके, उनके जीवन की कठोर सच्चाइयों को दिखाना, उनको कमजोर करके दिखाना की तरह से एक हिस्सा उसकी आलोचना करना। तो दलित हैं ये कहने वाले उनमें से, ये पूरी की पूरी धारा है, ये वही धारा है इनके बीच में। जब तक दलित स्त्रियों ने अपनी बात कहना शुरू नहीं की तब तक पता ही नहीं लगा कि स्त्रियां भी होती हैं दलितों में। वैसे ही स्वर्ण, इसके बारे में एक बुनियादी बात मनीषा ने भी उसकी ओर इशारा किया था, आप देखेंगे। और हमारे घर के मामलों को बाहर लेके आए वही लगभग ब्राह्मणवादी सोच, और वही पुरुष जो एक वर्ण व्यवस्था में जो पहले 3 पायदानों पे बैठा हुआ पुरुष है, वही शूद्रों में भी वैसे ही बैठा। और शूद्रों के अलावा भी एक और चीज हम जानते हैं ना, अवर्ण है, जो वर्णों से भी बाहर है हिंदुस्तान में, वो भी जाति है जो उनसे भी बाहर है। वो इस लायक भी नहीं मानी गई कि इनको किसी वर्ण में शामिल किया जाए। तो ये आप देखिए कि ये सोच जो अपने घर की स्त्री के बारे में इस आदमी की है, ये उसकी और इसकी और उसकी आज हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। 3 जो क्या कहते हैं वर्ण है पहले, उनकी एक तरह की कथा की उम्मीद करते हैं हम, और चौथे वर्ण की एक दूसरी तरह से उम्मीद करते हैं। जीवन की सच्चाइयों में उनके साथ बहुत तरह तरह के भेदभाव हैं, बहुत तरह तरह के। और ये जो चीज है, इसमें
हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि हमारे बीच में चैलेंज एक तरफ तो हमारे मनुस्मृति में तो लिखित रूप में बहुत कुछ मौजूद है जिसको कि आज मानने वाले सत्ता में करते हैं। मनुस्मृति के अलावा भी और बहुत सारे उनमें उपनिषदों में और उसमें भी ऐसी चीजें हैं जो इस वर्ण व्यवस्था को मान के चलती हैं। और तो हमारा आज जो कुछ हम बोल रहे हैं कर रहे हैं ये सिर्फ आज का नहीं है, पीछे से चला आ रहा है, पीछे से चला आ रहा है। ये हमारे लिए आज के दिन भी उतना ही बड़ा चैलेंज है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, संभावना हमारे पास यहाँ पे भी उतनी बड़ी है क्योंकि जो इसके खिलाफ आंदोलन है ना वो भी उतना ही पुराना है, उसके रेफरेंसेस कम थे, है ना। रामायण से पहले कथा थी, जातक कथा थी, छोटी थी, जिसमें सीता तो राम की बहन है, उस कथा का बाद में विस्तार, इस जातक कथा आगे विस्तार होता है, फिर रावण आता है और फिर आगे की दूसरी कथा जिसको आप जानते हैं। और ये इस तरह की और भी बड़ी पुरानी है, ये बौद्ध कथा है, जैन पुरानी कथाओं में और दूसरी तरह। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये दो जो चीज हमारे सामने आज है ना, चुनौती है, उसी के अंदर संभावना छिपी हुई है, जिसमें कि हम सिर्फ लोकली सिर्फ आज की तरह से चीजों को ना देखें। बुद्ध ने ब्राह्मणों से जो बहसें की हैं और उनको जो कन्वर्ट किया है, या वो उन्होंने अपना फिर ब्राह्मणवाद छोड़ के उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया था, उन कथाओं में, उन बहसों में सब कुछ मौजूद है जो आज के समय के लिए जरूरी है। वो दब गया, छिप गया, है ना। या ये जो कथा है एकलव्य की कथा, उस पूरे कालखंड में जिसमें महाभारत रचा गया, राजघरानों के बीच में वीर की कथा का आना अपने आप में समाज के अंदर जो दबाव थे, ये उसका असर है। शिक्षा की जरूरत उससे पहले बौद्धों ने उनके बिहारों में शिक्षा के इंतजाम थे जिनको कि नष्ट किया गया, और जो फिर से प्रेशर लेके आ रहे थे, और वो शंभुक के यहाँ, शंभुक ने कैसे सीखा होगा, इसकी छोटी सी कल्पना हम करेंगे तो कोई तो है सिखाने वाला उसको भी, कहीं से तो उसके पास भी रेफरेंस आया है। ये कथा हमारे लिए आज के लिए कितना जरूरी है, इस पे बात करना, यही हमारे आज के विमर्श में जो चीजों को दबाया गया, जिन चीजों को विमर्श से बाहर कर दिया गया, तो एक बात मेरी ये पुराने से जो कुछ है संभावनाएं हैं, मतलब चुनौतियां हैं, वहीं से संभावनाएं, उसी के आसपास से हम चल के आए। एक और मैं बात करूं, मैंने जो कहा कि आज के समय के में भी दलितों के बीच में ऐसी अवधारणाएं हैं कि प्रोग्रेसिव थॉट और प्रोग्रेसिव उसके साथ में वो एक विरोधाभास का रिश्ता बना के चलते हैं। तो खुद उनके बीच में, दलितों के बीच में ब्राह्मणवाद इस तरह से कर्मकांड के रूप में और पूजा पाठ के रूप में, ये इसके अलावा चेतना के रूप में मौजूद बड़ा सा, दलित जैसे स्त्री होने से ही वो सभी स्त्रियों के बराबर के बारे में नहीं सोचेगी, मजदूर होने से ही वो सब मजदूरों के बराबर नहीं सोचेगा, दलित होने से भी सब दलितों के बारे में नहीं सोचेगा वो। यहाँ पे नई बहस जनरेट करने का, नई चीजें करने का ये मौका हमारे लिए, ये टास्क हमारे लिए। और एक बात और, समय का ध्यान रखता, आप ये चला देते 2 मिनट 3 मिनट की आप
ये एक ऐसी चीज है दोस्तों, ये चीज खासतौर पे मॉडर्न है, खासतौर पे सोवियत यूनियन के पतन के बाद में जब एक जिसको हम और के लेवल पे पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं, जिसके अंदर से पहचान की राजनीति को खासतौर पे उभारा गया है, ये उस समय की देन है कि दलितों के बीच में अब आर्गुमेंट ऐसे होगा कि दलितों के बारे में सिर्फ हम बात करेंगे, कोई और बात नहीं। दलितों को एक अलग कैटेगरी के तौर पर ऐसे मान लिया गया। तो ये अड़चन है हमारी, या कहो ये एक समस्या है इस पूरे विमर्श के सामने। और इसमें क्या समस्या है इस चीज के अंदर कि कोई और बात ना करे, मतलब ये है कि ये जो हमने बिल्कुल शुरू में बात की कि हम सब इंसान हैं, एक बुनियादी इंसानी जरूरत हम सब की, ये उस अवधारणा से इनको अलग करें कि हम एक नहीं हो सकते, इस बात को मजबूत करें। ये सिर्फ यूं कहते हैं कि इनको तो हम संभालेंगे, तुम बाकी को देख लो, उस पर तुम लड़ मरो। ये बिल्कुल मॉडर्न एक कैपिटलिस्ट इंपीरियलिस्ट थॉट के साथ पैदा हुई एक चीज है, ये बहुत पुराना आइडिया है। और इस वजह से इसके लिए फिर इसमें दूसरी तरह की नई संभावनाएं हैं इस चैलेंज के अंदर, क्योंकि इससे पहले बहुत तरह के समाज सुधारक या आज के समय भी जो जातियों को तोड़ देना चाहते हैं, या इवेन अम्बेडकर का जिसका सोमदास ने उस किताब का जिक्र किया था, वो खत्म कर देना चाहते हैं, इस जाति की अवधारणा कोई खत्म कर देना चाहते हैं, इक्वलिटी को बनाना चाहिए। वो तो उसके साथ में भी लोगों में आकर्षण है जबरदस्त, वो भी कम नहीं। जहाँ एक तरफ ये पक्का हो रहा है पूरी ही दुनिया में किसी भी धर्म को ना मानने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है पूरी दुनिया में। जाहिर है जिन देशों में बुनियादी जो जरूरत है इंसान की वो मिल गई ना, वो तेजी से बढ़ती जा रही है। इस समय पे बोलबाला तो उन्हीं का दिखाई देगा हमारे लिए, और वही दिखाई देता है, धम दबाव उन्हीं का दिखाई देता है, शोर उन्हीं का सारा दिखाई देता है। लेकिन निचले स्तर पे अगर आप देखोगे कि ये कि उसको ना अपनी जाति में ना कोई समेट नहीं सकता, कोई उसको तोड़ना चाहते हैं, उसकी ना कोई ऐसी किसी के पास में कोई ऐसी महान कथा नहीं है कि मैं उसी में मैं खोए जाऊं। इंसान जातियों के लिए बना नहीं है, बेशक हजारों साल से सुई में पड़ा हुआ नहीं बना वो उसके लिए। यही एक संभावना है जो तोड़ देती है इस चीज को भी कि हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। और खासतौर पर नौजवानों के साथ संवाद करने में ये पोटेंशियल और भी ज़्यादा है। मेरा समय थोड़ा कम था, हमेशा ही कम रहेगा जब भी और बात करेंगे ना, और नई बातों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है दिखाई। थैंक यू।